नमस्ते। मैं राकेश टमोलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूडवार लक्ष्मणगढ़ सीकर से साथ हूँ आज आपके एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के टॉपिक मौर्यकालीन प्रशासन पर, जो एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। अतः इसे बहुत ही ध्यान से देखें और सुनें। मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्य काल में सत्ता जो है वो पहली बार भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली के रूप में स्थापित हुई थी। इस समय केंद्रीकरण था पर राजा निरंकुश नहीं होता था। एक महत्वपूर्ण बात है, सत्ता केंद्रीकृत प्रणाली थी पर राजा निरंकुश नहीं होता था। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, 7 प्रकार बताए हैं, 7 मुख्य भाग थे, जिनमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं। 7 अंग, जिनमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र प्रमुख थे। मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति राजा के द्वारा उनके चरित्र की भली भांति जांच परख कर की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपधा परीक्षण किसे कहते हैं कि जो मंत्री होता था, जो मुख्यमंत्री या राजा का प्रमुख विश्वसनीय होता था, और पुरोहित, इनके राजा खुद इनकी जांच परख करके इनके चरित्र को जांच करके लेता था और उनका जो टेस्ट होता था उसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। राजा, मुख्यमंत्री, पुरोहित आदि मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य यानी राजा के विश्वसनीय होते थे। और इसके अलावा परिषा मंत्रिण यानी वर्तमान की जो मंत्री परिषद है उसके समान भी एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में 18 विभाग थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, तीर्थ किसे कहते हैं। 18 जो प्रमुख विभाग थे उन्हें तीर्थ कहा जाता है, और तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था उसे महामात्र के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण जो तीर्थ हैं उनमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज हुआ करते थे। ये 4 महत्वपूर्ण तीर्थ थे। प्रश्न आता भी है कि निम्न में से महत्वपूर्ण तीर्थ है मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। समाहर्ता, राजस्व एकत्र करने वाला और बजट तैयार करने वाला जो अधिकारी था वो समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। प्रश्न आता है, ये राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी का क्या नाम था। समाहर्ता। और सन्निधाता, जो कोषाध्यक्ष होता था वो सन्निधाता कहलाता था। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें 26 विभाग बताए गए हैं, और उन विभागों में प्रमुख जो विभाग हैं उनके 2, 3, 4, 5 के नाम यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अधिकारी होता था। ये प्रश्न आया भी है बोर्ड में कि सीताध्यक्ष कौन होता था। सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अधिकारी होता था। पण्याध्यक्ष व्यापार विभाग का अध्यक्ष था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई के मामले देखता था। विविताध्यक्ष चारागाह से संबंधित अधिकारी था। आठविक वन विभाग का अधिकारी था। उसके बाद आता है प्रांतीय शासन। अशोक के समय 5 प्रांत थे, उससे पहले 4 थे, और अशोक के समय 5 प्रांत थे। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र जिसकी राजधानी उज्जैनी, मध्य देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, कलिंग जो अशोक ने मिलाया था उसकी राजधानी तोसली थी। प्रांत का अधिकारी कुमार या आर्यपुत्र यानी राजवंश से संबंधित कोई अधिकारी वही होता था। प्रांत का विभाजन विषय में था और विषयपति के अधीन होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप होता था। ये प्रश्न आता है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया कौन था। गोप, जो 10 गांवों का शासन देखता था। नगर प्रशासन, नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जिसमें 6 समितियों में बटा हुआ था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। प्रथम समिति उद्योग व शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख। तीसरी समिति जन्म मरण का लेखा जोखा रखती थी। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। और छठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग जो है वो बिक्री कर के रूप में वसूल करती थी। ये समितियों के प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक समिति को आपको ध्यान से पढ़ना है कि किस किस प्रकार की समिति थी। जैसे एक बार प्रश्न आया हुआ है, जन्म मरण का लेखा जोखा किस समय रखा जाता था, किस समय से प्रचलित है, तो मौर्य काल था उसका उत्तर। उसके बाद सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में
बहुत ही मजबूत सैन्य व्यवस्था थी। प्रत्यक्ष सैन्य विभाग था। पैदल सेना, रथ सेना, हाथी सेना, अश्व सेना, नौसेना, ये 5 विभाग थे सैन्य व्यवस्था में। सेना की जो देखभाल एवं प्रबंध करने वाला अधिकारी था, यानी सैन्य विभाग की प्रबंध और देखभाल करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, 800 रथों से एक सुसज्जित विशाल सेना थी। न्याय व्यवस्था, सम्राट जो है वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। ये प्रश्न आता है मौर्य प्रशासन के समय सर्वोच्च न्यायाधीश कौन था, तो सम्राट खुद होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे, जहाँ ग्रामीण और वृद्ध व्यक्ति जो गाँव का होता था वो न्याय करते थे। इनके ऊपर यानी सम्राट और ग्रामीण जो ग्राम न्यायालय हैं उनके बीच में संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद स्तर पर भी न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर की जो अदालत थी वो पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय होता था। समस्त न्यायालय जो है वो 2 भागों में विभाजित थे। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मौर्यकालीन प्रशासन के समय न्यायालय कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। पहला कंटकशोधन, जिन्हें फौजदारी अदालतें कहा जाता था, जिनमें फौजदारी से संबंधित मुकदमे सुने जाते थे। दूसरा धर्मस्थ्य न्यायालय, जो चोरी, डकैती, लूटपाट यानी दीवानी से संबंधित मामलों को सुनवाई करते थे। सामाजिक व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था का आधार था। वर्णाश्रम जो व्यवस्था थी वो सामाजिक व्यवस्था का आधार थी। कौटिल्य ने 4 प्रमुख वर्ण बताए हैं। मेगस्थनीज ने 7 जातियां बताई हैं। स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। धन्यवाद।